Hello everyone. So in the next video of approaches to management, we'll continue further. Last video में we have done approaches to management. हमने 3 parts में divide किया था, classical approach, neoclassical approach, modern approach. Then हमने classical approach किया. Classical approach में we have done scientific approach, administrative approach, bureaucratic approach. We have discussed something about 14 principles of management, then your scientific rules, elements of bureaucracy theory. Up in this video we'll be moving to neoclassical approach as well as your modern approach. इन दोनों के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे. हाँ, अगर हम न्यू क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करते हैं, इट वाज बेसिकली गिवन बाय एल्टन मायो. एल्टन मायो का नाम आपको ज़्यादा जो है न्यू क्लासिकल अप्रोच में सुनने को मिलेगा बिकॉज ही वाज द फाउंडर. The neoclassical approach was first set up out by Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890s. George Elton Mayo is considered as the founder of neoclassical theory. नाउ ये जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है जिसके फाउंडर एल्टन मायो हैं, अब ये न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि अभी तक जो हम क्लासिकल थ्योरी बात कर रहे थे, क्लासिकल अप्रोच की हम बात कर रहे थे जिसमें आपका साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक था, उसमें हम कहीं भी जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात थी उसको कहीं ना कहीं हमने नेग्लेक्ट किया हुआ था. लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. अब इसके लिए फॉर विच दे हैव एक्चुअली कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा, उसके बाद वो इस कंक्लूजन तक पहुंचे. अब एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉथर्न प्लांट है जो शिकागो के पास है, वहां पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा. और ये जो एक्सपेरिमेंट था 7 मंथ्स तक चला और जो 7 मंथ्स में हमने 14 मेल जो वर्कर्स थे उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट ये किया. अब इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स क्या थी, एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स हमने देखी और हमें पता चला कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो वहाँ की फिजिकल कंडीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उससे तो इम्प्रूव होती है, लेकिन जो वहाँ पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर काम करते हैं तो जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है या आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है आपके एक सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क के लिए. एंड उनको ये भी पता चला कि जब आप एक ग्रुप में काम करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. कहने का मतलब है ही गेव दोज वर्कर्स इंसेंटिव ऑफ वन पार्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस. उन्होंने उनके परफॉर्मेंस के लिए भी दिया और ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए भी उन्होंने इंसेंटिव दिया और उन्हें पता चला कि लोग ग्रुप परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अब जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है ये फ्लैट स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू टॉल स्ट्रक्चर. फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो लेवल्स ऑफ हायरार्की है वो कम हो जाती है. हालांकि अगर हम टॉल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टॉल स्ट्रक्चर में लेवल ऑफ हायरार्की ज़्यादा हो जाती है, इन बिटवीन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो द न्यू क्लासिकल थ्योरी एनकम्प्रेसेस अप्रोच and theories that focus on the human side of the organization. There are two main sources of new classical theory: human relation approach and your behavioral movement. यहाँ पे हम न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है उस पर ज्यादा एक तरीके से एम्फसाइज करते हैं. The human relation movement arose from the work of several sociologists and sociologists who concerned themselves with how people relate and interact within the group. Because at the end जब हमने फाइंडिंग की तो हमें पता चला जो ग्रुप में उनकी परफॉर्मेंस आ रही है वो ज़्यादा बेहतर है as compared to individual performance. To better understand these movements, let's look to the various sociologists and psychologists influenced by the management thought, जिन्होंने आपका जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है उसके ऊपर ज़्यादा काम किया और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी. Now next is your modern theory. See modern theory जो है ये basically 1950s के आसपास हमें ज़्यादा देखने को मिली. And modern theory studies the organization as an open system having subparts interacting with each other. तो मॉडर्न सिस्टम आपका कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इट शुड बी ओपन और इसके कुछ सब सिस्टम्स हैं जिसके साथ ये इंटरैक्ट करती है. बिना सब सिस्टम्स के ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती. ओपन सिस्टम है या अडेप्टिव सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम या अडेप्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि इन ओपन सिस्टम दे इंटरैक्ट विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, और जो भी चेंजेस होते हैं अडेप्टिव व्यू के अकॉर्डिंग वो उसको अडेप्ट करते चले जाते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सिस्टम अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच. नाउ ब्रीफली सिस्टम अप्रोच किस पे एम्फसाइज करता है, इट स्टेट्स दैट एक्टिविटी ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट द एक्टिविटी of other part also
An organization is composed of various subsystems. See, system approach आपका क्या कहता है? It is made up of interdependent parts or dependents, namely subsystem. अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये सारे इंटरलिंक्ड है या इंटरडिपेंडेंट है। जो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा। सो दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमारे पास सब सिस्टम्स भी हैं, वी हैव टेक्निकल सब सिस्टम, वी हैव सोशल सब सिस्टम, ये वी हैव पावर सब सिस्टम्स ऑल्सो। ये जो सब सिस्टम है आपके कैंजो एंड यानानजाउस ने ये सब सिस्टम्स दिए थे। अब टेक्निकल सब सिस्टम मेजरली जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है उसके ऊपर बात करता है। सोशल सिस्टम्स आपका जो आप इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं उसके ऊपर बात करता है। और जो पावर सिस्टम्स है ये आपकी अथॉरिटी के ऊपर बात करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली टेक्नोलॉजी में जो फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं उनके ऊपर और जो एक अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है इन तीनों ही सब सिस्टम्स के अंदर काम करना होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर कंटीजेंसी अप्रोच। नेक्स्ट आपका है कंटीजेंसी अप्रोच है। अब कंटीजेंसी अप्रोच आपका क्या कहता है? इट इज इफ एंड देन। कंटीजेंसी अप्रोच कहता है कि देयर इज नो बेस्ट वे ऑफ मैनेजमेंट। हमने जितने भी अप्रोचेस पढ़े हैं, आपका कंटीजेंसी अप्रोच कहता है कि एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के लिए कोई भी एक जो फ्रूटफुल वे है वो नहीं है। मैनेजमेंट के लिए आपको यू शुड हैव इफ एंड देन व्हाटएवर विल बी द सिचुएशन यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप इट इज नॉट लाइक दैट यू आर गोइंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कि हमें एक स्ट्रक्चर वाइज काम करना है। रिसेशन अलग है, रिसेशन अगर डाउन है मार्केट में तो उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर कस्टमर फेवरेबल है उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं है उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट जो है वो अलग होगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इफ व्हाटएवर विल बी द सिचुएशन वी वर्क अकॉर्डिंगली। अगर हम डेफिनेशन भी देखते हैं तो द मॉडर्न थ्योरी कंसिडर्स द ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम। This means an organization consistently interacts with the environment so as to sustain and grow in the market. Right? हम continuously जो है environment के साथ interact करते हैं so that हम market में sustain भी करें और grow भी करें. Since the organization adopts open system, several elements such as input, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक एंड एनवायरनमेंट एग्जिस्ट। सारे ही एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे आउटपुट हो, ये सारी ही चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं। Thus, this theory differs from classical theory where the organization is considered as a closed system. अब ये एक डिफरेंस है क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में। क्लासिकल अप्रोच ने अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको रैशनल समझ के वट एवर द वर्क दे आर डूइंग इट दे आर कंप्लीटली ओके विद दैट। लेकिन मॉडर्न थ्योरी आपकी क्या कहती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करती है तो हमें उसको ध्यान में रखते ही अपना जो वर्क प्रोसीजर है उसके साथ डील करना है। थैंक यू।